हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया दिन और नए टॉपिक्स के साथ लाए हैं। मैं हूं आपकी लर्निंग बडी कशिश कपिश और हम बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं आज यूनिट 5 के। ठीक है, सो हमने अब तक क्या पढ़ लिया था। हमने अब तक पढ़ लिया था कि डिसीजन मेकिंग का क्या रोल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, राइट। और हमने पढ़ लिया था कि प्लानिंग क्या है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग भी कल हमने पढ़ लिया है। प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है, जी हमने ये पढ़ लिया था। सो अगर कोई अगर कॉमर्स बैकग्राउंड का है, कोई मैनेजमेंट बैकग्राउंड का है, उसे पता है ये किसके फीचर्स हैं। ये हमारे मैनेजमेंट के फीचर्स हैं, ठीक है। प्रोसेस कह लीजिए, फीचर्स कह लीजिए। तो ये जो हमारे मैनेजमेंट यानी कि जो हमारा प्रबंधन है, ठीक है, उसका प्रोसेस है। अब प्रबंधन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इन जनरल मीनिंग में, ठीक है। इन जनरल मीनिंग में मैनेजमेंट का क्या अर्थ है। जनरली मैनेजमेंट का अर्थ है जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, ठीक है, उनका दर्शकतापूर्वक और प्रभावपूर्ण यानी कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से उपयोग करना, ताकि हम जो लोगों के कार्य हैं उसमें समन्वय ला सके, राइट। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन ला सके, ताकि जो हमारे गोल्स हैं, कोऑर्डिनेशन यानी कि हम उसमें समन्वय ला सके, ताकि जो हमारे गोल्स हैं हम उसको अचीव कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए प्रोसेस लगता है। वो प्रोसेस क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, ठीक है। वो जनरल छोटा सा प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं प्लानिंग, ठीक है। फिर हम आते हैं ऑर्गेनाइजिंग पे, लीडिंग पे और कंट्रोलिंग पे। अब मैम मैनेजमेंट तो ये तो हमारा हो गया, मैनेजमेंट किसी कंपनी से रिलेटेड। बट क्या हमें हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी वो मैनेजमेंट चाहिए? जी हाँ, हमें हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर भी वो मैनेजमेंट चाहिए, ताकि वो हमारे को वो रिज़ल्ट दे सके, हम अच्छे से सब चीज़ को हैंडल कर सके, ठीक है। और कैसा रिज़ल्ट दे सके, जो हमारे स्टूडेंट्स का लक्ष्य है, जो हमारे स्टूडेंट्स का गोल है, वो उसे इफ़ेक्टिवली अचीव कर सके, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम इसे इफ़ेक्टिवली अचीव कर पाए, इसीलिए ये हमने मैनेजमेंट के वो फॉलो कर रहे हैं हमारी टीचिंग के अंदर भी। हमने प्लानिंग पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लिया, कंट्रोलिंग पढ़ लिया, लीडिंग में हमने डिसीजन मेकिंग भी पढ़ लिया। आज हम एक बहुत ही बढ़िया चीज़ से शुरू करने वाले हैं, वो है डिसिप्लिन, ठीक है। आज हम नए चीज़ से शुरू करने वाले हैं जो कि है डिसिप्लिन इन दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में डिसिप्लिन क्या है, ठीक है। अब मैं ये, हाँ जी, सो डिसिप्लिन, बेसिकली डिसिप्लिन का मतलब क्या हो गया, बेसिक अर्थ डिसिप्लिन का हो गया अनुशासन, ठीक है। अनुशासन बेसिक, बिल्कुल, ठीक है। अब डिसिप्लिन का मतलब क्या है, जो हमारे रूल्स हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे नियम हैं या जो हमारे निर्देश हैं उनका पालन करना। जो टीचर बोल रहा है, जो स्कूल बोल रहा है या कोई कॉलेज बोल रहा है, जो उन्होंने नियम बना दिए, जो उन्होंने निर्देश दे दिए, जो हमारा स्टूडेंट है उसे फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। और जो हमारा स्कूल प्रशासन है उसने कुछ नियम बना दिया, या हमारी सरकार है उसने कुछ नियम बना दिए, तो वो टीचर्स फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हमारी क्लास के अंदर, ठीक है। तो वो डिसिप्लिन मेंटेन करना है। कहाँ कहाँ करना है, दोनों जगह करना है, ठीक है, टीचिंग में भी और साथ ही साथ लर्निंग के अंदर भी, ठीक है। अब ये क्या होता है, किस लिए हमें चाहिए होता है ये, कि शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें एक शांति, पीस यानी कि और एक सकारात्मक वातावरण बनाता है, ठीक है। अगर सब डिसिप्लिन से चलेंगे तो सबके अंदर पॉजिटिविटी का एक एनवायरनमेंट बनेगा, एक ऐसा वातावरण क्रिएट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके इम्पोर्टेंस क्या है टीचिंग के अंदर।
ठीक है। शिक्षण में अनुशासन का क्या महत्व है? सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो वातावरण है वो अच्छा हो जाएगा, सकारात्मक एनवायरनमेंट हो जाएगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट अच्छा हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। सो इससे क्या होता है, अनुशासन से जो हमारी कक्षा का वातावरण है वो सेफ फील होता है लोगों को, और स्ट्रक्चर्ड है यानी कि संरचित है, ठीक है, संरचित है इसके अंदर, और जिससे सभी छात्र सीखने में सक्षम हो जाते हैं। एक स्ट्रक्चर मेंटेन हो गया, सबको ऐसे ही आना है, सबको ऐसे डेकोरम में बैठना है, तो एक स्ट्रक्चर मेंटेन हो गया, ठीक है। टीचर्स की कुछ लिमिटेशंस है, उनको अपने डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो वो टीचर वो डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, ठीक है। सो ये है हमारा इम्प्रूव्ड एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा जो वातावरण है उसके अंदर सुधार, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कि हमें समान अवसर मिलेगा। अगर डिसिप्लिन मेंटेन्ड है तो हर स्टूडेंट को एक मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसी भी अड़चनों के, ठीक है, बिना किसी बाधा के या बिना किसी अड़चन के। नेक्स्ट आता है टीचर की इफ़ेक्टिवनेस, यानी कि उसकी प्रभावशीलता बढ़ जाएगी टीचर की, ठीक है। अब भाई सब कुछ मेंटेन है, सब डिसिप्लिन में है, सब चुपचाप बैठे हैं, सब एक डेकोरम बना के बैठे हैं क्लास के अंदर, तो जो टीचर ही हमारी पढ़ाने की प्रभावशीलता है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे है डिसिप्लिन का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी टीचिंग में, हमारी लर्निंग के पर्सपेक्टिव से भी देख लेते हैं। अब हमें ये क्या सिखाता है, टाइम मैनेजमेंट। ये स्टूडेंट्स को सिखाता है कि आपको अपना जो समय है ना उसका कैसे प्रबंधन करना है, समय का कैसे प्रबंधन करना है। जो हमारे छात्र हैं उनको क्या सिखाता है, पंक्चुअलिटी और जिम्मेदारी सिखाता है, ठीक है। पंक्चुअलिटी मतलब समय, ठीक है, समय की पाबंदी, समय से आना है। क्लास अगर मान लीजिए 9 बजे की क्लास है तो 8:55 तक आ जाओ, ठीक है, 9:02 के बाद एंट्री नहीं होगी। तो ये एक डिसिप्लिन के नियम बना दिए हमने, ठीक है। हमारे कॉलेज में एक टीचर हुआ करती थी, अगर 9 बजे की क्लास है तो 9:02 के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे 9:02 के बाद, मतलब एक हमें पंक्चुअलिटी सिखाने का उनका तरीका है, ताकि हम जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसिप्लिन में आ जाएं, ठीक है, हम अनुशासन से चलें यहाँ पर। फिर आता है सेल्फ कंट्रोल सीखते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स कैसे आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन सीखते हैं, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन भी सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, इसके अंदर स्टूडेंट्स का क्या होता है यहाँ पर कि ना जो हमारे स्टूडेंट्स है बेसिकली, आप मान लीजिए कि अब लंच का टाइम है, ये नहीं कि आप कभी भी लंच खोल सकते हैं, तो ये क्या है, सेल्फ कंट्रोल सिखा रहा है कि नहीं हमने इसी टाइम पे खाना है, इससे पहले या इससे बाद में हम नहीं खा सकते, ठीक है। तो ये भी एक हमारा बहुत बड़ा पार्ट है उसका, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे गोल अचीवमेंट के ऊपर, लक्ष्य प्राप्ति। ये स्टूडेंट्स को, अगर स्टूडेंट डिसिप्लिन है, रोज स्कूल आ रहा है, टाइम से आ रहा है, अच्छे से सुन रहा है, अच्छे से आप होमवर्क कर रहे हो, हर एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, हर एक नियम को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारे गोल को अचीव करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कि हमें एक स्ट्रैटेजीज क्या हैं डिसिप्लिन अनुशासन मेंटेन करने की, कौन कौन सी हमारी तकनीक कह लीजिए, रणनीतियाँ कह लीजिए, वो कौन कौन सी है। सबसे पहले कि जो टीचर है उसको स्पष्ट नियम और अपनी अपेक्षाएं बता देनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, और मुझे नहीं पसंद कि मेरी क्लास में कोई भी लेट आए, तो मैंने उन्हें पहले ही दिन बता दिया कि दिस इज़ द रूल फॉर माय क्लास, मेरी क्लास का ये रूल है स्पष्ट शब्दों में कि 9 बजे के बाद कोई नहीं आएगा मेरी क्लास में, किसी की एंट्री नहीं है। अगर मैंने एंट्री दे दी तो अटेंडेंस नहीं है, ठीक है, जो भी है मैंने पहले ही दिन अपनी एक्सपेक्टेशन बता दी कि मेरी अपेक्षा ये है, मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि आप 9 बजे से पहले पहले आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। तो ये क्या है, मेरी क्लियर रूल्स हैं, क्लियर एक्सपेक्टेशंस हैं। नेक्स्ट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। हमने पढ़े हैं 2 तरीके के रीइंफोर्समेंट, बता दीजिए जल्दी से, पॉजिटिव वाला भी
और एक नेगेटिव वाला भी मैम। तो टीचर क्या करे, रिवॉर्ड्स यूज करे। तो अगर आप अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन से चल रहे हैं, तो आपको रिवॉर्ड्स दे उस डिसिप्लिन के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करे, सकारात्मक संजीकरण। फिर आता है कंसिस्टेंट डिसिप्लिनरी एक्शंस। सो वो क्या है कि भाई हमारी जो एक्शंस है डिसिप्लिनरी, यानी कि अनुशासनात्मक जो हमारी है, वो नियमित रूप से फॉलो हों, ठीक है। ये नहीं कि एक ही बार हुई, नहीं। अगर आपने रूल फॉलो नहीं किया तो आपको उसके ऊपर कार्रवाई होगी, यानी कि उसके ऊपर आपको सज़ा उसकी मिलेगी, ठीक है। अगर आपने वो डिसिप्लिन, जो हमने रूल या जो हमने नियम पहले दिन अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर दी थी, वो नहीं फॉलो हुआ, जैसे कि अगर आप 9 बजे नहीं आए तो आपको क्या है उसका कॉन्सिक्वेंस, क्या आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन एंड डायलॉग, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपना ओपन एंड ऑनेस्ट संचारण रख रहे हैं, ठीक है। ईमानदार और एकदम खुला हुआ जो स्टूडेंट्स के साथ, जो उन्हें हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि ये जो रूल्स हैं क्या है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हमारे टिप्स क्या क्या हैं, हमारे टीचर के लिए क्या टिप्स हैं और हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या टिप्स हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो टीचर्स के लिए टिप्स हैं, सबसे पहले आता है मॉडलिंग, ठीक है। मॉडलिंग मतलब टीचर भी एग्जाम्पल सेट करे। अगर टीचर बोल रही है कि आपको 9 बजे आना है, ठीक है, तो आप भी 9 बजे से पहले फिर क्लास में आ जाए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अगर टीचर ने तो बोल दिया भाई लेट नहीं आना, और टीचर तो खुद लेट आ रही है, नहीं, ठीक है। अगर हमने एक डिसिप्लिन बनाया है कि आपको अपने नेल्स मेंटेन करने हैं, ठीक है, नेल्स कट होने चाहिए, तो टीचर के भी फिर होने चाहिए ना। टीचर्स तो अपने लंबे लंबे नेल्स लेके आ रही है, आपको अनुशासन में रहने के लिए कह रही है, नहीं। तो टीचर को भी मॉडल बिहेवियर, यानी कि जो ऐसा एग्जाम्पल बिहेवियर जो है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक सकारात्मक संबंध, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि वो आपकी बात को समझे कि मैम जो ये कह रही हैं, मैम सही कहती हैं और हमारा मन करता है मैम की बात सुनने का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सकारात्मक संबंध हो गया, या सर के साथ जो भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे मोटिवेशनल टेक्निक्स। मोटिवेशन की टेक्निक को इस्तेमाल करिए, ठीक है। प्रेरक तकनीकों का इस्तेमाल करिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रखिए। मोटिवेट कैसे भी कर सकते हो, पॉजिटिव तरीके से भी, नेगेटिव तरीके से भी। हमारा स्टूडेंट्स प्रेरित रहना चाहिए सारे के सारे जो हमारे डिसिप्लिन है, जो हमारे नियम हैं, उनको मानने के लिए। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब स्टूडेंट्स को सिखाए कि आपको अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, कैसे डिसीजन मेकिंग करना है, तो स्टूडेंट्स को भी लगेगा नहीं यार मैम ये हमें इतना कुछ सिखा रही हैं, तो अगर हमें इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, लाइफ स्किल्स भी हमें हमारी क्लास के अंदर सीखने को मिल रहे हैं, तो वो उस जो मैम बोल रही हैं, जो या सर बोल रहे हैं, जो अनुशासन बनाया है, उनको ज़्यादा फॉलो करेगा उनके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी स्टूडेंट्स के लिए क्या टिप्स हैं भैया। अब स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन प्रैक्टिस करो, ठीक है। आत्म अनुशासन, पढ़ना है रोज 7 बजे पढ़ना है, ठीक है। मान लीजिए रोज 7 बजे पढ़ना है, तो हम रोज 7 बजे ही पढ़ रहे हैं, ये क्या है हमारा सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ आत्म अनुशासन, मैंने अनुशासन, और ऐसे व्यवहार के ऊपर चलो। टाइम मैनेज करो कि अगर मुझे 9 बजे पहुंचना है और मुझे आधा घंटा लगता है वहाँ पहुंचने के लिए, तो मैं 8 साढ़े 8 निकल जाए हम वहाँ से, ठीक है। तो टाइम मैनेज करो, समय का प्रबंधन करो, गोल्स बनाओ अच्छे से, जो अपने लक्ष्य हैं उनको निर्धारित करो, और ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े बना लिए, नहीं, छोटे अचीवेबल, मेजरेबल एंड अचीवेबल गोल्स बनाओ। और जो अपना एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, वो कैसा रखना है हमें अपना, एज अ छात्र भी और एज अ हमारा टीचर भी, हमेशा हमारा कैसा होना चाहिए दृष्टिकोण, सकारात्मक, ठीक है। कभी भी नकारात्मक दृष्टिकोण छात्र का टीचर के प्रति और टीचर का छात्र के प्रति नहीं होना चाहिए। अब इसके डिसिप्लिन क्या है भाई, डिसिप्लिन अनुशासन के हमारे लाभ क्या है,
सबसे पहले एकेडमिक परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। जी हाँ, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, आपको बेटर मार्क्स आएंगे, पर्सनल डेवलपमेंट होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंचुअलिटी जैसे आप सीखोगे, ठीक है। सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट करोगे, कैसे, गुड सिटीजन्स बन के जो एक सकारात्मक सोच रखते हैं। आई होप डिसिप्लिन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सुपरविजन की ओर। वेरी गुड टॉपिक, वेरी वेरी गुड टॉपिक अगेन। सुपरविजन क्या है हमारा टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के अंदर, ठीक है। सुपरविजन मतलब कि हम सुपरवाइज कर रहे हैं, ठीक है। सुपरवाइज मतलब हम इसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं, ठीक है, पर्यवेक्षण कर रहे हैं। देखिए हम इसके अंदर कुछ इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसकी परिभाषा देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे हम, ठीक है। फिर हम इसके देखने वाले टाइप्स क्या हैं, ठीक है। फिर हम इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे हमारे सुपरवाइजर की। फिर हम हमारे टेक्निक्स देखने वाले हैं, चैलेंजेस और स्ट्रैटेजीज देखने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, हम आते हैं हमारे सुपरविजन की ओर। सो सुपरविजन का मतलब क्या है कि इसमें एजुकेशन में या कहीं पे भी जब आप किसी को फैसिलिटेट करते हो, ठीक है, फैसिलिटेट कैसे करते हो, उनकी सहायता करते हो। फैसिलिटेट मतलब उनकी सहायता करते हो, उनके सहायक बनते हो, ठीक है, उनके सहायक बनते हो। सो सुपरविजन क्या है एजुकेशन में, एक ऐसा प्रोसेस है जो देखता है, ऊपर से ओवरसी करता है और टीचर्स को गाइड करता है एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो इंश्योर करती हैं हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव हो। मतलब कि शिक्षा में जो हमारा सुपरविजन है या पर्यवेक्षण है, उसका मतलब है जो शिक्षक और शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी करना और शिक्षक और दोनों छात्रों का मार्गदर्शन करना, ताकि हमारी जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है वो प्रभावशील हो सके, ठीक है। आई होप आपको सुपरविजन समझ में आ गया होगा। सुपरविजन मतलब कि मैं देख रही हूँ, लोगों को हेल्प कर रही हूँ, ओवरसी कर रही हूँ, देख रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको कहाँ हेल्प चाहिए, ठीक है, उनको टीचर को फीडबैक देना है, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली सुपरविजन क्या है हमारा, देखो मैंने अब बड़ा बड़ा फीडबैक लिखा है यहाँ पे, अगर किसी को दिख रहा है तो, ठीक है, बड़ा बड़ा फीडबैक लिखा है यहाँ पर। क्यों लिखा है यहाँ पे बड़ा बड़ा फीडबैक, कि बेसिकली ये जो सुपरविजन है ये किस लिए होता है, हमारा पर्यवेक्षण, जो हमारी गतिविधियाँ हैं, जो भी हमारे उसके ऊपर हम निगरानी रखते हैं, हमारी गतिविधियों के ऊपर स्पेशली, ठीक है, जो हमारे किसके पर्सनल ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है, किसके, बेसिकली हमारे टीचर्स के ऊपर के लिए होता है, टीचर्स की ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है। बेसिकली टीचर ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, जिसके अंदर जो भी गतिविधियां, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ टीचर परफॉर्म कर रहा है उसको देखते हैं और उस क्लासरूम के इंटरेक्शन को देखते हैं और उसको फीडबैक देते हैं। किसको, टीचर को फीडबैक देते हैं, और ताकि वो टीचर उस फीडबैक को इस्तेमाल कर सके और अपनी जो उसकी टीचिंग है उसको प्रभावशील बना सके, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर क्या होता है, हम मॉनिटर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, मैंने अभी बताया मॉनिटरिंग है, मूल्यांकन है, उसका इवैल्यूएटिंग है, और हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो सके। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सुपरविजन का क्या मतलब है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन में सुपरविजन का, ठीक है, क्वालिटी अश्योरेंस, ठीक है, आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, ठीक है, ये अश्योर करता है कि जो हमारे क्वालिटी के पैमाने हैं, ठीक है, उनका वो आपको मिले, ठीक है। ये सुनिश्चित करते हैं कि जो आपके शैक्षणिक मानक हैं, यानी कि जो हमारी गुणवत्ता आश्वासन प्रोवाइड करता है ये हमें, ताकि हम हमारे जो उद्देश्य हैं उनको हम अचीव कर सकें, उनको हम पूरा कर सकें, ठीक है। और नेक्स्ट आता है, इसमें आता है हमारा व्यावसायिक विकास, यानी कि हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके हमारी टीचर्स का। हम उन्हें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं,
ठीक है। तो ये क्या करता है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल ग्रोथ, यानी कि लगातार हमारा होने वाला, ठीक है, सतत जो व्यावसायिक वृद्धि में मदद करता है। ठीक है, कैसे, जो हमारे सुधार के क्षेत्र है हम उसको पहचानते हैं, ठीक है, और कैसे जो उनको फैसिलिटेट करके, यानी कि उनका जो हमारे टीचर्स हैं उनको समर्थन प्रदान करके। नेक्स्ट आता है हमारे छात्रों की उपलब्धि, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट के लिए हेल्प होता है ये हमारे जो स्टूडेंट्स की आउटकम है, लर्निंग आउटकम, उसको इम्प्रूव करता है, और जो हमारे परिणाम हैं, जो हम स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम है उसको इन्हांस करता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम को इन्हांस करता है कैसे, अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस में सुधार ला करके। ठीक है, अब भाई सुपरवाइजर का ये देख लो, ये रोल क्या है, ये इंटरलिंक है किसके बीच में, किस किस के बीच में इंटरलिंक है, आप देख लीजिए, मैनेजमेंट के बीच में और हमारे टीचर्स के बीच में, देख रहे हो, मैनेजमेंट और टीचर्स के बीच में ये इंटरलेक्ट है, कौन, सुपरवाइजर। ये मैनेजमेंट हो गया हमारा, जो स्कूल प्रशासन हो गया, ये टीचर हो गया, इनके बीच में एक सुपरवाइजर है जो ये देख रहा है, गतिविधियां देख रहा है, उनको हेल्प कर रहा है अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। ये ऐसा सुपरवाइजर कौन है, एक ऐसा पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा, डायरेक्ट करेगा और कंट्रोल करेगा आपकी परफॉर्मेंस को। ठीक है, जो भी आप ड्यूटीज कर रहे हैं। अब कितने टाइप के होते हैं, कई टाइप के सुपरविजन होते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव हो गया, हमारा क्लिनिकल हो गया, डेवलपमेंट हो गया और कोलैबोरेटिव हो गया। अब क्लिनिकल सुपरविजन हो गया। क्लिनिकल सुपरविजन में क्या होता है कि इसके अंदर सिस्टमैटिक साइकिल चलती है, मैंने अभी बताया ना, साइकिल चलेगी इसके अंदर। कैसी साइकिल चलेगी, हम प्लान करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, फीडबैक देंगे और दोबारा से प्लान करेंगे कि भाई हमें कैसे करना है। अब मैंने प्लान कर लिया कि मैं आज इस टीचर को ऑब्जर्व करने वाली हूँ, किस माध्यम से ऑब्जर्व करने वाली हूँ, ठीक है, फिर मैं उसे ऑब्जर्व करूँगी, फिर मैं जो भी मैंने उसकी गतिविधियों देखी, गतिविधियाँ क्लास के अंदर देखी, उसका इंटरैक्शन देखा क्लासरूम के अंदर, उसके बेसिस पे मैं क्या करूँगी, उसके बेसिस पे फीडबैक, सुपरवाइजर क्या करेगा, फीडबैक प्रदान करेगा। सो फीडबैक प्रदान करने के बाद वो हेल्प, अगर फिर दोबारा से टीचर उसको अपने टीचिंग लर्निंग के अंदर ले आएगा, उसको इम्प्रूव करेगा और उसके अंदर मेथड को लागू करके अपने प्रोसेस के अंदर, अपनी गतिविधियों के अंदर इम्प्रूव कर जाएगा, ताकि हमारे जो लर्नर्स हैं उनका आउटकम जो है वो अच्छा हो सके। फिर नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल सुपरविजन, यानी कि विकासात्मक सुपरविजन। इसमें जो है हम इंडिविजुअल नीड्स एंड ग्रोथ को देखते हैं कि एक जो हमारा पर्टिकुलर टीचर है उसका क्या है, ठीक है, एक उसके ऊपर केंद्रित करके कि आपके अच्छा ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, ये एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ताकि वो उनको हेल्प करे ग्रो करने में। हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं स्पेसिफिकली उस नीड के लिए जो उस टीचर को चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है डायरेक्टिव सुपरविजन, यानी कि हमारा निर्देशात्मक सुपरविजन, डायरेक्ट कर रहे हैं हम इसके अंदर। हम इसके अंदर ना स्पेसिफिक जो हमारे विशिष्ट हैं होते हैं, उसके अंदर हम मार्गदर्शन देते हैं उनको, ठीक है, और एक दिशा देते हैं, गाइडेंस और डायरेक्शन देते हैं जो कि आपको यूज करना है। सो स्पेसिफिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो सुपरवाइजर होता है जनरली इसके अंदर, आई होप ये आपको दिख रहा है ना, सो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा सुपरवाइजर है वो होता है एक्सपीरियंस्ड टीचर, उसको एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, और जो ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है डायरेक्टिव की पर्टिकुलर यही फॉलो करना है, वो इन एक्सपीरियंस टीचर को दिया जाता है। ठीक है, ये जनरली उनके लिए यूज़ किया जाता है जो नए नए टीचर्स हैं, जिनको इतना नहीं पता, वो अभी सीख रहे हैं इस चीज़ के बारे में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कोलैबोरेटिव सुपरविजन, यानी कि सहयोगी हमारा जो सुपरविजन होता है, कोलैबोरेट करने वाला। तो ये क्या करता है, किसे एनकरेज करता है, ये हमारे किसे प्रोत्साहित करता है, डिसीजन मेकिंग को और टीम वर्क को, कि सुपरवाइजर और जो टीचर्स हैं वो एक टीम है और साथ मिलके उन्हें काम करना है। ठीक है, वो क्या होता है, कोलैबोरेटिव सुपरविजन।
आइए चलते हैं अब हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर कि जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं उनके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले वो क्या करते हैं, ठीक है, अवलोकक है वो, यानी कि ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सी गतिविधियां चल रही हैं, कौन सा टीचर कौन से मेथड को इस्तेमाल कर रहा है, कौन सी रणनीतियां लगा रहा है अपनी क्लास के अंदर। तो ये स्टूडेंट एंगेजमेंट के लिए क्या कर रही है टीचर, कौन सी स्ट्रैटेजीज, कौन से टेक्टिक इस्तेमाल करे जा रहे हैं, तो वो उसे ऑब्जर्व करता है। ठीक है, ऑब्जर्व करता है। मैंने बताया लिंक है एक, किसके बीच में लिंक है, हमारे मैनेजमेंट प्रशासन और हमारे टीचर्स के बीच में। इवैल्यूएट मूल्यांकन है। ठीक है, क्या इवैल्यूएट करता है कि जो हमारी टीचिंग के प्रैक्टिसेस हैं वो कितने प्रभावशील हैं, वो कितना हमें आउटकम लाके दे रहे हैं, और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करता है। कैसे, आपको आपके स्ट्रेंथ्स भी बताएगा और आपको आपके वीकनेसेस भी बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मेंटोर का काम करता है। ठीक है, किसका काम करता है, हमारा मेंटोर का, यानी कि मार्गदर्शक का। जो ये विशेष रूप से जो हमारे कम अनुभवी शिक्षक है ना, उनको बहुत ज़्यादा एकदम डायरेक्ट हमने बताया ना कि उनको निर्देश देते, तो उनका मार्गदर्शन भी हम करते हैं। फिर आता है फैसिलिटेटर, उनका समर्थन करता है ताकि एक ऐसा हमारा वातावरण बन सके जो हमारे कैसा हो, जिसके अंदर सब इंक्लूड हो सके और हमारे लर्निंग आउटकम बेहतर हो सके। और ये क्या करता है, हमें टीचिंग के लिए रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। एडमिनिस्ट्रेटर का भी काम करता है ये, यानी कि प्रशासक का काम करता है, जिसके अंदर ये जो हमारी टीचिंग की नीतियां हैं और मानक हैं, यानी कि पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स हैं, उनको सुनिश्चित करता है कि ये हमारी पॉलिसी है, इस क्वालिटी की हम टीचिंग लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और बहुत सारे रोल हैं, रिकॉर्ड करता है, गाइड करता है, एग्जाम्पल सेट करता है, मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को, लिसनर है, कम्युनिकेटर है, कोच है, ठीक है, इवैल्यूएटर है, एंड एनालाइज भी करता है आपकी परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट आता है अब सुपरविजन की क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या तकनीक यूज करेगा वो आपका पर्यवेक्षण करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसके अंदर ये क्या करेगा, रेगुलर विजिट करेगा क्लासरूम के अंदर कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है क्लासरूम के अंदर। रेगुलरली जाएगा, हमारी शिक्षण विधियों को देखेगा, छात्र के इंटरेक्शन को देखेगा, हमारे सीखने के वातावरण को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। फिर नेक्स्ट है फीडबैक सेशंस, 1-on-1 मीटिंग लेगा हर टीचर के साथ, एंड उनके साथ जो उसने ऑब्जर्व किया था क्लासरूम के अंदर, उसके ऊपर फीडबैक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, यानी कि हमारी जो व्यावसायिक विकास की कार्यशालाएं हैं वो ऑर्गेनाइज करता है कि भाई ट्रेनिंग सेशन होंगे टीचर्स के लिए। ठीक है, और उनको ये नए नए चीज़ें सिखाई जाएंगी ताकि उनके जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो हो सके। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम सिखाया जाएगा, डिजिटल एड सिखाए जाएंगे, हर एक चीज़। नेक्स्ट आता है भाई पीयर ऑब्जर्वेशन। पीयर मतलब हमारे सहकर्मी, जो हमारे साथ वाले हैं। ठीक है, वो कौन हो गए हमारे, उनको हम पीयर बुलाते हैं। ठीक है, तो वो एनकरेज करता है टीचर्स को कि आप एक दूसरे को भी ऑब्जर्व करो। ठीक है, एंड एक दूसरे के साथ भी जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो आप यूज करो। फिर नेक्स्ट है सेल्फ इवैल्यूएशन, स्वयं का भी मूल्यांकन करो। वो बोलता है टीचर्स को आप स्वयं का भी मूल्यांकन करो ताकि ये आपको हेल्प करेगा अपने चिंतन में। ठीक है, आत्म प्रतिबिंब में, सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ असेसमेंट, यानी कि आत्म प्रतिबिंब और आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देता है ताकि आपको आपकी स्ट्रेंथ्स का पता लगे और आपको अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट का भी पता लगे कि आपको कहाँ सुधार करना है। अब भाई क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी तो आते हैं हमारे सुपरविजन में। यस, बिल्कुल आते हैं, हमारे कई सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। किसमें, सुपरविजन में। सबसे पहले तो भाई टीचर्स क्या है,
कि उनकी ना किसका प्रतिरोध कर रहे हैं, किसका रेजिस्टेंट है, फीडबैक का, ठीक है, जो वो फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंट है। भाई अब वो नहीं वो कर रहा, ठीक है, क्या कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है या उसका प्रतिरोध कर रहा है, जो आपको कुछ भी फीडबैक मिल रहा है, कुछ क्रिटिसिज्म मिल रहा है, ठीक है, उससे क्या लग रहा है कि भाई मेरे को खतरा महसूस हो रहा है। अब कोई आके मुझे ऑब्जर्व करेगा क्लास में तो एक झिझक आ जाएगी ना, अगर कोई मेरी कैसे मैं करा रही हूँ, मैं अपनी क्लास को कैसे हैंडल कर रही हूँ, तो एक झिझक आ जाएगी, ठीक है। तो वो जो फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे वो एक बैरियर बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम कंस्ट्रेंट्स। भाई अब भाई सारे ऑब्जर्वेशन करने हैं और फीडबैक भी प्रोवाइड करने हैं, तो एक क्या है हमारे पास, टाइम का, समय की कमी भी है हमारे पास। नेक्स्ट इज रिसोर्स लिमिटेशन। हमारे पास रिसोर्सेज भी कैसे हैं, संसाधन भी कैसे हैं, कम है, ठीक है। तो मैं इतने सारे संसाधन कम होने के बाद में हर एक क्लास में जाके एज अ सुपरवाइजर, आप सोचिए, हर एक क्लास में जाके हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी इशू, यानी कि संगतता का मुद्दा, यानी कि यहाँ पे हम कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेंगे सुपरविजन प्रैक्टिसेस पे अलग अलग क्लासरूम्स में फॉर एवरी टीचर। ये बहुत चैलेंजिंग है, फिर उनका फीडबैक देखेंगे, फिर से ऑब्जर्व करेंगे, राइट, कितना बहुत बड़ा प्रोसेस है ये। तो देखने में सुनने में अच्छा लग रहा है कि ये हमें हेल्प कर रहा है, बट रियल लाइफ में बहुत सारी इसमें हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो हमने पढ़ लिए कि इनकी चुनौतियाँ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं सुपरविजन के, हमने टेक्निक्स पढ़ ली, हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ ली सुपरवाइज़र की, हमने टाइप्स पढ़ लिए सुपरविजन के, हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है सुपरविजन, ठीक है, और उसकी परिभाषा, उसके इम्पोर्टेंस पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि स्ट्रैटेजीज क्या हैं, ठीक है, प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए क्या रणनीतियां लग सकती हैं। अभी हमने जैसे कि यहाँ पे कुछ हमने डिस्कस करी थी, तो सबसे पहले है कि हम ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, ठीक है, ट्रस्ट कैसे, विश्वास बनाएंगे, किसके बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में और हमारा टीचर्स के बीच में, ठीक है। सो अगर ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है, सुपरवाइजर के बीच में और टीचर के बीच में, ठीक है, अगर उनके बीच में ट्रस्ट है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, तो अगर सुपरवाइजर आ रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, फीडबैक ले रहा है, तो जो टीचर है उस फीडबैक को लेगा भी। अदरवाइज अगर कोई मुझे कुछ क्रिटिसिज्म की बात बता रहा है तो मैं उसको लेकर रिसेप्टिव रहूंगी, मतलब मैं उसको नहीं रिसीव करूंगी। यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेट करे, ट्रांसपेरेंट रखे अपना कम्युनिकेशन, ये नहीं कि कोई फेवरेटिज्म, कोई पॉलिटिक्स, कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है, सीधा सीधा बताए कि अच्छा ये आपके अच्छे पॉइंट्स हैं, यहाँ मुझे अच्छा लगा, जहाँ कोई टीचर अच्छा काम कर रहा है तो उसको एप्रिसिएशन भी मिले। ग्रोथ के ऊपर फोकस करें कि भाई मेरे जो टीचर्स हैं उनकी ग्रोथ होती रहनी चाहिए, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होती रहनी चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए कि उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे। कुछ ऐसे ये नहीं कि मुझे उसको दंड देना है या कुछ भी नहीं, कुछ नेगेटिव नहीं, हमेशा पॉजिटिव की तरफ, सकारात्मक हमें फीलिंग रखनी है। किस किस के बीच में, हमारे सुपरवाइजर और हमारे टीचर्स के बीच में। टेलर्ड अप्रोच, हर जो ऐसी सुपरवाइजन टेक्निक्स यूज करो जो हमारे इंडिविजुअल टीचर्स को किसी चीज़ से प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर फॉलो अप लेते रहो, ठीक है, कि जब मैं आपको सपोर्ट दे रही हूँ, व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए, अच्छा आपको इस चीज़ में, आपको किसी संसाधन में समर्थन चाहिए, मैं आपको देती हूँ, ठीक है, एज ए सुपरवाइज़र, या फिर कुछ फीडबैक दिया उसके ऊपर, या कोई रिकमेंडेशंस हैं जो भी उन्होंने बताया था आपको कि अच्छा यही रिकमेंडेशंस है, आपको ऐसे ऐसे ये सॉल्व करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसके लाभ क्या क्या हैं। हमारे टीचिंग प्रैक्टिसेस बेहतर हो जाते हैं, स्टूडेंट लर्निंग में वृद्धि आती है, हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ यानी कि व्यावसायिक वृद्धि होती है टीचर्स के। क्यों? क्योंकि वो नए नए स्किल्स सीख रहे हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है, नए नए स्किल्स सीख रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है। हमारे जो स्कूल का क्लाइमेट है वो कैसा है, सकारात्मक क्लाइमेट बन रहा है, और हमारी अकाउंटेबिलिटी यानी कि जो हमारी जवाबदेही किसकी हो गई, टीचर्स की, इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं
उसको मीट कर सके। मैं बार बार यही बोलती हूँ, जो हमारे सब स्टैंडर्ड टीचर्स होते हैं ना, वो सब स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स बनाते हैं। हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए। हमें सब पार, मतलब जो हमारे एजुकेशनल के हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करते हुए टीचर्स चाहिए, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी वो सब चीज़ें सीखें। अगर टीचर सकारात्मक सोच का है ना, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सकारात्मक सोच के बनेंगे 110%। अब चलते हैं हम हमारे नए टॉपिक की तरफ, जो कि है HRM, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशन। यानी कि हमारे अभी तक मैनेजमेंट पढ़ा हमने, संसाधन, बट किसको मैनेज कर रहे हैं हम हमारे टीचर को मैनेज कर रहे हैं, हम हमारे स्टूडेंट्स को। सो ये क्या है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि जो हमारे मानव संसाधन है उनका प्रबंधन कैसे करना है, ठीक है, शिक्षा में क्या रोल है उसका। सो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, HRM जिसे हम बोलते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोगों को यूटिलाइज करते हैं ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सके, अपने कर्तव्यों को अच्छे से कर सके, और जो उनके कार्य हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको अच्छे से करें, ठीक है। हम इसमें यही चाहते हैं। इसमें जनरली क्या होता है HRM के अंदर, जो हम इसमें एकत्रित करते हैं, यानी कि एकाकृत करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और टीचर्स का मेंटेन करते हैं, अदर स्टाफ्स और टीचर्स का बीच में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टीचर्स का टीचिंग को मेंटेन करते हैं, और जो अदर स्टाफ हैं स्कूल्स के अंदर उसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ताकि वो अपने एजुकेशनल गोल्स अचीव कर पाए, वो अच्छे से पढ़ा पाए, उनको मैनेज करना, ठीक है। टीचर्स और स्टाफ को मैनेज करना, उनका प्रबंधन ही क्या है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। नेक्स्ट आता है कि भाई क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, मतलब कि इसमें क्या है, ठीक है। तो जो HRM है इसके अंदर कई सारे, जो इसके अंदर प्लानिंग भी आएगा, इसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग भी आएगा, इसके अंदर डायरेक्टिंग भी आएगा, इसके अंदर कंट्रोलिंग भी आएगा, ठीक है। बट क्या, किसका, हमारे लोगों का, मानव का, ठीक है, रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज का, ठीक है। हमने अभी तक पढ़ा था कि टीचिंग लर्निंग में कैसे आ रहा है, अब हम पढ़ रहे हैं कि टीचर्स का कैसे हो रहा है। तो हम इसके अंदर क्या प्लानिंग भी लगा रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग भी लगा रहे हैं, डायरेक्टिंग भी लगा रहे हैं, कंट्रोलिंग भी लगा रहे हैं, ठीक है। किस लिए, कि उनका क्या कंट्रोलिंग, क्या किस लिए करना है हमें, कि भाई हमारा जो डेवलपमेंट है, कॉम्पनसेशन है, ठीक है, विकास की ओर, मानव संसाधन की प्राप्ति की ओर, ठीक है, एकीकरण, यानी कि हमारा इंटीग्रेशन हो, उनका मेंटेनेंस, रख रखाव हो, और उनका सेपरेशन हो, जहाँ पे सेपरेशन रिक्वायरमेंट है वहाँ पे सेपरेशन भी हो, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एजुकेशन के अंदर कहाँ आया जी, है ना। तो जो HRM की एजुकेशन में क्या इन्वॉल्व करता है, ऐसी प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करता है, और ऐसे मेथड होते हैं इसके अंदर जो मेंटेन करते हैं और एकीकृत करते हैं, किसे, हमारे जो टीचर्स हैं और अदर स्टाफ हैं, ताकि वो हमारे इंस्टीट्यूशन का गोल अचीव करते हैं, एज वेल एज हमारे अपने वो पर्सनल गोल्स को भी अचीव कर पाएँ, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि हम अपने स्टाफ का मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई क्या करना है, उनके नीड्स को सेटिस्फाई, मतलब उनकी आवश्यकताएं जो हैं उनको पूरा करते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, रख रखाव करते हैं, और सुधार करते हैं हमारे जो सर्विसेज, स्टाफ सर्विसेज है उनका। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, कि भाई इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। ये क्या कहता है, ये इंश्योर करता है कि भाई राइट पीपल एट द राइट जॉब्स। अब मैं टीचर होके, देखिए, अगर मैं टीचर होके मैं आपको मान लीजिए मैं यहाँ पे आज टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है, और मेरा वैसे बैकग्राउंड कॉमर्स साइड से है। अगर मैं कॉमर्स साइड से होके मैं अगर आपको किसी को साइंस का पढ़ाऊंगी या कुछ भी पढ़ाऊंगी, तो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो वहाँ पर क्या होगा कि मैं पढ़ा पाऊंगी नहीं, तो मैं सही इंसान नहीं हुई उस जॉब के लिए। तो ये क्या सुनिश्चित करते हैं
कि जो राइट इंसान है, सही इंसान सही जॉब के ऊपर हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, ये क्या करते हैं, हमारे जो टीचर्स की एफिशिएंसी को यूज़ करते हैं। जहाँ जो टीचर अच्छा है उसको वहीं डालते हैं, जो टीचर की दक्षता है वहाँ उसको इस्तेमाल करते हैं। कोई टीचर अगर मुझे पता है कि ये मैनेजमेंट में भी बहुत बढ़िया है तो मैं इसे मैनेजमेंट में डालूंगी। ये सुपरवाइज़र इसकी ना सबसे बहुत अच्छी बनती है, ठीक है, तो इसे सुपरविजन में डाल दो। तो क्या हो रहा है, ये उनके जो एफिशिएंसी है, जो दक्षता है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं हम। उनकी जो जॉब सेटिस्फैक्शन, अब टीचर भी एक जॉब कर रहा है ना, उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन, नौकरी संतुष्टि को बढ़ाता है और मेंटेन करता है, विकसित करता है और डेवलप करता है और मेंटेन करता है किसे, गुणवत्तापूर्ण वर्क लाइफ बैलेंस। ये नहीं कि भाई पूरे दिन स्कूल का ही काम कर रही है टीचर, या नहीं, उसकी भी तो अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ में और उसमें एक बैलेंस मेंटेन करना, एथिकल बिहेवियर एंड पॉलिसीज मेंटेन करना, यानी कि जो भी हमारी नैतिक व्यवहार एंड नीतियाँ, ठीक है, उसको फॉलो, उनको बनाए रखना। ऐसे रिलेशनशिप बनाना एम्प्लॉय के बीच में और हमारे मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है। कैसे हम उनको कहते हैं सौहार्दपूर्ण, मतलब कि कॉर्डियल रिलेशनशिप अच्छे रहे, ठीक है। हम इसमें हम सकारात्मक रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशंस रहे हमारे किस किस के बीच में, टीचर्स के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में, टीचर और मैनेजमेंट के बीच में सकारात्मक रिलेशन रहे। और नेक्स्ट आते हैं कि ये इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो व्यक्तिगत उनका लक्ष्य है और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, जो हमारे संगठन का गोल है, या किसी स्कूल का गोल है, या इंस्टीट्यूशन का गोल है, एजुकेशन का गोल है, वो दोनों मिल सके, ठीक है। सो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। अब भाई इसका एजुकेशन में क्या रोल है, ठीक है, क्या भूमिका है इसकी, तो ये क्या करता है, जो हमारे शिक्षक हो गए, ठीक है, या कोई कर्मचारी हो गए, उनके गोल अचीवमेंट, यानी कि उनकी लक्ष्य के प्राप्ति के लिए बढ़ावा देता है, ठीक है। और क्या करता है, ये कर्मचारियों को जो करता है उनका भर्ती करता है, यानी कि रिक्रूटमेंट करता है, उनका चयन करता है, उनको सेलेक्ट करता है, उनकी ट्रेनिंग करता है, यानी कि जो होता है परीक्षण होता है, अप्रेजिंग करता है और उनको मतलब मूल्यांकन करता है और उनको प्रमोट करता है, ठीक है। सो ये क्या कितना सब हो रहा है कि कौन सा एम्प्लॉय, कौन सा टीचर आएगा उसे रिक्रूट करेंगे, कौन सा टीचर सेलेक्ट होगा, ठीक है, कौन से टीचर्स को किस प्रकार की ट्रेनिंग देनी है, फिर उनको उनका मूल्यांकन होगा, ठीक है, उनको फीडबैक दिया जाएगा। ये कौन दे रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दे रही है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके फिर देखते हैं फंक्शंस क्या हैं HRM के। आज हम फंक्शंस तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम इसके जो डिटेल्ड फंक्शन है ना, ये इम्पैक्ट ऑन टीचर्स और इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। बिकॉज आज अगर मैंने ये भी पढ़ा दिया तो आप लोग के लिए टू मच इन्फॉर्मेशन हो जाएगी एक दिन के अंदर अपने पास रखने के लिए, ठीक है। सो इसमें फंक्शन क्या है, देखो, स्टाफ को मेंटेन करता है, मतलब स्टाफ का रख रखाव, कि भाई अब देखता है कि भाई प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में उनका एक रोल हो, उनको डेवलपमेंट, उनका विकास हो, ठीक है। कैसे उनका हो कि भाई उनकी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन हो, उसमें उन्हें अच्छा, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनको अप्रेजल भी मिले, उनका विकास हो, ठीक है। ऐसे कार्यक्रम, प्रोग्राम्स होते रहें ताकि उनका व्यावसायिक विकास होता रहे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके। फिर आता है प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टाफ, मतलब कि स्टाफ को भर्ती करना है। कैसा कि भाई हम ऐसे स्टाफ को रिक्रूट करें जो स्किल हो, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण हो, क्वालिटी स्किल्स हो उनके अंदर, ठीक है, कौशल पूर्वक हो, ठीक है। और जो हमारे वर्क एनवायरनमेंट है, हमारा वर्क एनवायरनमेंट मतलब हमारा कार्य का वातावरण है, उसे बना सके, ठीक है। स्टाफ रिलेशन की आपस में सब सकारात्मक रिलेशन मेंटेन कर सकें, अच्छी गुड कम्युनिकेशन हो सके, फेयर रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस हो सके, यानी कि फेयर यानी किसी भी भेदभाव से परे, ठीक है, किसी भी भेदभाव से परे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे जॉब परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड से, ठीक है। जॉब परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड्स के अंदर क्या हो गया कि वो डिज़ाइन एंड एडमिनिस्टर करते हैं अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड सिस्टम, यानी कि अब देखो, अगर मैं आपको एज अ टीचर हूँ
और मैं आपको अच्छा पढ़ा रही हूँ और आपको अच्छा लग भी रहा है, और मुझे उसके बदले में कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, तो मुझे और मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि अच्छा यार, मुझे प्रशासन ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने मुझे रिवॉर्ड किया है, मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, मैंने इतने अपने स्टूडेंट्स को हेल्प किया, इसलिए मुझे इतना अच्छा रिवॉर्ड दिया है उन्होंने, ठीक है, तो मैं और ज़्यादा अपने उसमें अच्छा करूँगी, मैं मोटिवेटेड रहूँगी। ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। कंटिन्यू करेंगे हम कल इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, एंड इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हर्डल्स एंड उनके सोल्यूशन। ठीक है, जो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर क्या हर्डल्स होते हैं और क्या उनके हमारे अप्रोप्रिएट सोल्यूशंस होंगे आज। फिर उसके बाद हम जब, अगर कल हमारा ये हो जाएगा, एंड देन हम परसों से शुरू करने वाले हैं हमारे कमिटीज, जैसे यूजीसी वगैरह, ठीक है, यूजीसी, एनसीटीई, सो ये सब पढ़ेंगे उसके बाद कि उनके क्या रोल होते हैं, एनईपी पढ़ेंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे की आने वाली क्लासेस में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।